गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारी कंपनी अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉब्लम है और इसमें बेसिकली हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। इसका मतलब हमें पार्ट 1 बनाना है, पार्ट 2 नहीं बनाना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लें अच्छी तरह से। इसके बाद इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। थोड़ा लंबा काम है, ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 एसआर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग लेजर बैलेंस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो देखिए, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉलोनी एरिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, ये सारे दे रखे हैं। इसके बाद ये लोन है। ठीक है, फिर नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस। नंबर 1, 50,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज अ कंसिडरेशन फॉर लैंड। इसका मतलब इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आ गया। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखी है। ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ दे रखे हैं। बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 56,000 विच इज़ नॉट शेड्यूल्ड बैंक। Loan from PFC repayable after 3 years. The balance of 26,30,000 in the loan with PFC includes 1,34,000 for the interest accrued but not due. ये the loan is secured by hypothecation of loan land. Other long term loans जो है वो उसमें ये सब included हैं। ठीक है, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल मैच्योरिंग ऑन 15 जून हैज़ बीन डिस्काउंटेड। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी का पार्ट आ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हमारी ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ट्रांसफर 35,000 टू जनरल रिजर्व हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड लूज टूल्स कॉस्टिंग इतना विच डू नॉट मीट डेफिनेशन ऑफ PPE AS 10 के हिसाब से डेफिनेशन में नहीं आता है। तो हमें ये बैलेंस शीट बनानी है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट। चलिए बनाते हैं। ये लिखा है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर्स। सर फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट है उसका बेसिक फॉर्मेट बना देते हैं, इसके बाद फिर पीछे हम शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, चलिए ऊपर लिखेंगे हम कंपनी का नाम SR लिमिटेड, फिर नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, यहाँ पर हमारे नोट नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। सबसे ऊपर जो फॉर्मेट आता है, पहले हम फॉर्मेट ही लिखेंगे। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसमें नंबर 1 पे होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें ए होता है शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नंबर 2 पे हम लोग लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें ये आएंगी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई प्रोविजंस हैं तो वो भी आ जाते हैं। नंबर 3 पे हम लेते हैं करंट लायबिलिटीज। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती हैं, बी
trade payable. C, other current liabilities. D, other short term provision नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, इसके बाद ये हमारा टोटल हो जाएगा इसका लायबिलिटी साइड का। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एसेट्स। एसेट्स में जो आएगा सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में ए आएगा फिक्स एसेट्स, उसमें नंबर 1 टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, बी आता है इंटेंजिबल का। नंबर 2 में लिखेंगे हम करंट एसेट्स, इसमें इन्वेंट्रीज, बी ट्रेड रिसीवेबल, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसके बाद इनका टोटल कर देंगे तो ये हमारी एसेट साइड का टोटल हो जाएगा। लायबिलिटी और एसेट्स हमारी मैच करनी चाहिए। इनके नोट लिख लेते हैं। इसका नोट नंबर 1 बन जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 3। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का बना देंगे। ट्रेड पेबल का नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट आ जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में 7 नंबर, इसके बाद इन्वेंट्री 8 नंबर। ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मोर देन 6 मंथ लेस देन 6 मंथ दे रखे हैं। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और कोई बना लेंगे। डिपेंड्स करता है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वैसे आपको नोट कोशिश करने हैं कि बीच से पेज मैंने काटा है, आपने नहीं काटना है। मैं चाहूँगा कि एक ही पेज पर मैं नोट बना दूँ। तो नोट 1 हमारा होगा शेयर कैपिटल का। ठीक है, चलिए शेयर कैपिटल का नोट। अब एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाएं और उसे करते जाएं। शेयर कैपिटल हमारी है 80 लाख रुपए की। ये तो है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। नीचे लिखा हुआ है उसमें कि 50,000 शेयर्स हमने लैंड के लिए दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप $1,60,000 equity shares of 50 each। ये आपके 80 लाख रुपए हो गए। ठीक है, इसमें से लिखेंगे आउट ऑफ विच 50,000 equity shares have been issued for consideration
अदर देन कैश। इसमें से माइनस करेंगे हम कॉल इन एरियर। क्वेश्चन में देखो दे रखा है कॉल इन एरियर, नहीं है याद तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कॉल इन एरियर नीचे ही लिखा हुआ है। सो कॉल इन एरियर आपका 15,000 हो जाएगा। तो ये आया हमारा 79,85,000। ठीक है। अब नोट नंबर 2 वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है अब एसेट्स की। ये हमारे नोट नंबर 7 का पार्ट है। चलिए तो हम उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। नोट नंबर 3 हमने किसका बनाया था? नोट नंबर 3 था हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का। नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। चलिए काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम नोट नंबर 7 बनाते हैं। ये बनेगा हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। हमारी एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, लैंड की 25 लाख है, बिल्डिंग 30 लाख है। ठीक है। तो आप लिखेंगे लैंड 25 लाख, बिल्डिंग में लिखेंगे कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्थ, ठीक है। अब देखिए बिल्डिंग की नीचे कॉस्ट दे रखी है 32 लाख रुपए, ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सर्स की। तो ये आपकी कॉस्ट हो गई है 32 लाख। इसमें से चूंकि रिटर्न ऑन वैल्यू हमारी 30 लाख है, तो ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्थ 2 लाख का हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट लिखें 30 लाख और रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है 24 लाख रुपए की। इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्थ इसमें हो गया 6 लाख रुपए का, ये 24 लाख की। नंबर तीसरे पे, अब नंबर चौथा है हमारा फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। कॉस्ट लिख रखी है 16,50,000, रिटर्न ऑन वैल्यू 13 लाख की है। इसका मतलब है जो डेप है वो 3,50,000 का है। ठीक है। इसका टोटल करें तो ये हो जाएगा 92 लाख। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस से शेयर कैपिटल नोट 1 से ये आ जाएगी और नोट 7 से ये 92 लाख आ जाएंगे। ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एक करके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमने इतने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो ये हमारे 2 नंबर पॉइंट पर आ जाएंगे। हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 15 लाख रुपए।
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है 9,41,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 5,80,000। अब आप कहोगे सर इनर कॉलम में क्यों लिखा, आप भूल गए हैं क्वेश्चन में एक जगह लिखा था 10 नंबर पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है। 10 नंबर पॉइंट है कि भाई आपका 35,000 आपको पी एंड एल से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये बचेगा 5,45,000 और ये आ जाएगा ट्रांसफ़र फ्रॉम पी एंड एल, $9,76,000। इसका टोटल करते हैं तो ये आएगा हमारा 30,21,000। ठीक है, 30,21,000। अब आप देखिए कि मेरा 10 नंबर पॉइंट भी मैंने कर दिया और 1 और 2 पॉइंट भी मेरा हो गया है। ठीक है ना, मैं एक एक करके ये पॉइंट्स अपने बोल्ड करते जाएंगे जिससे याद रहे कि ये पॉइंट हम कर चुके हैं। चलिए अब अगला एडजस्टमेंट है लोन फ्रॉम पीएफसी 26,30,000। इसमें से काफ़ी सारे एडजस्टमेंट नीचे दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। लोन फ्रॉम पीएफसी में इन्होंने लिखा है कि ये रिपेबल आफ्टर 3 ईयर्स है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म लोन है। इसके बाद छठवां एडजस्टमेंट दिया है कि इसमें 1,34,000 आपके इंक्लूड हैं, किसके, वो इंटरेस्ट के इंक्लूड है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा या अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। चलिए अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो क्लासिफिकेशन होंगी उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सेम सा दिख रहा है। एक होगा आपका सिक्योर्ड और एक होगा अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड में ये आपका है टर्म लोन, टर्म लोन में लोन फ्रॉम पीएफसी, टोटल है 26,30,000, उसमें से 1,34,000 माइनस कर देंगे, यह है 24,96,000। ठीक है, अब जो अदर लोन है अनसिक्योर्ड उसमें इन्होंने दिया है लोन टेकन फ्रॉम नेक्सिस बैंक 13,80,000, इसमें 4,80,000 रिपेबल विद इन 1 ईयर है, तो ये शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर 8,50,000 है। तो अनसिक्योर्ड में बैंक लोन कौन सी बैंक के, NEXCS, वो तो हो जाएगा आपका 9 लाख रुपीज। दूसरा डायरेक्टर का लोन है आपका 8,50,000 का। ठीक है, नोट नंबर 4 ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए रहेगा। नोट नंबर 5 ये हमारा अदर करंट लायबिलिटीज के लिए रहेगा।
ठीक है जी। अब देखिए, जो विद इन 1 ईयर हमें रिपे करना है 4,80,000, वो हमारे अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन नेक्सिस बैंक का रिपेबल विद इन 1 ईयर, ये 4,80,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन पीएफसी लोन पे 1,34,000। ठीक है। अब आप देखिए कि हमने 5th और 6th ये दोनों एडजस्टमेंट कर दिए ना, और 7th नंबर का भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया। यहाँ पर आ जाए तो ये हमारे ये दोनों लाइन आइटम्स को हमने ट्रीट कर लिया। अब देखिए टोटल हमारा जो लोन है वो 22,50,000 का है। अभी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है ये 20,000 और बच रहे हैं। कैसे बच रहे हैं? 22,50,000 में से 13,80,000 माइनस करो, 8,50,000 माइनस करो, तो पता चल जाएगा आपको कि 20,000 अभी बच रहे हैं। तो इनका टोटल आ रहा है 17,70,000। ठीक है। तो ये टोटल करेंगे 42,66,000। तो अब आप यहाँ पर नोट नंबर 3 से 42,66,000 लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग इन्होंने 4,60,000 की दे रखी है। ठीक है। अब उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, नीचे पढ़ते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग में लोन फ्रॉम नया बैंक है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर है और बाकी अदर है। तो इसलिए हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग का नोट्स बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो एक है लोन फ्रॉम नया बैंक, कितना? 1,60,000। लोन फ्रॉम डायरेक्टर ये हमारा 48,000 है। तो जो बाकी बचेंगी, टोटल तो 460 ही रहेगा, बट उसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि पूरी 460 में क्या क्या आएगा। सो नोट नंबर 4 में ये हमारा 4,60,000 आ गया। अब हमारा ये 9 नंबर एडजस्टमेंट भी हो गया है। ठीक है जी। 8 रह गया है। 8 कैसे बोल्ड कर दिया आपने? शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई। अब ये इन्वेंट्रीज आ गई हैं। अच्छा देखिए, इन्वेंट्रीज आ गई हैं, तो इन्वेंट्रीज का हमारा नोट नंबर है 8। तो नोट नंबर 8 बनाइए आप। किसका? इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज के बारे में क्या दिया है? देखिए, रॉ मटेरियल दे रखा है, फिनिश गुड्स दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। अच्छा, ये तो वो है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल तो अलग आ जाएंगे। और इसमें नीचे इन्वेंट्री के बारे में कुछ भी दिया था। इन्वेंट्री फिनिश गुड्स इंक्लूड्स लूज टूल्स कॉस्टिंग ₹5 लाख विच डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ
तो बेसिकली उसे हमें अलग करना है, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए इन्वेंट्रीज में आप लिखें रॉ मटेरियल आपका 13 लाख का हो जाएगा। फिनिश गुड्स टोटल हमारा 45 लाख का है। इसमें से 5 लाख जो लूज टूल के हैं वो अलग कर दीजिए, और लूज टूल को आप इन्वेंट्री में अलग दिखाइए। ठीक है, तो ये आपका 58 लाख की इन्वेंट्री आ जाएगी। प्रेजेंटेशन ही सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। अगर आप बिना प्रेजेंटेशन के भी करेंगे तो बैलेंस शीट तो आपकी तब भी टैली होगी। अब आपका 11 नंबर पॉइंट भी हमने कर दिया है, ठीक है ना। सो इन्वेंट्रीज हो गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गए। ट्रेड पेबल आपके दे रखे हैं कितने, ट्रेड पेबल हैं आपके 8,13,000 के। तो ट्रेड पेबल में हमने कोई नोट नहीं बनाया है, डायरेक्ट लिख दिया है। आगे पढ़े। अब हमारे हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में एक एडजस्टमेंट दे रखी है इन्होंने, थर्ड नंबर के 4,86,000 आपके मोर देन 6 मंथ हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल का हमारा नोट नंबर बनेगा 9 नंबर। चलिए बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ 4,86,000। ठीक है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं हमारे 17,50,000 के। इसका मतलब है बाकी का जो डिफरेंस है कितना आता है 12,64,000, वो हमारे अदर कैटेगरी में आ जाएंगे। $17,50,000 ये हम यहाँ लिख देंगे। ये हमने गलत लिख दिए थे, यस ठीक है। 17,50,000 ये हमारा नोट आ गया। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गए। अब है एडवांसेस, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है आपकी वो आ जाएंगी। चलिए कितने एडवांसेस 3,75,000 के करते। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो नोट नंबर 6 में आ जाएंगे। इसमें नोट नंबर 6 बना दीजिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारा आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है 3,80,000। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका 3,80,000 ही आ गया। अब जरा हम देख लें कि हमारे पास बचा क्या क्या है। ये हमने ट्रीटमेंट कर दिए हैं, ट्रेड पेबल और कर दिए हैं। लायबिलिटी साइड में हमारे पास बच रहा है 70,000 अनपेड डिविडेंड,
तो ये अनपेड डिविडेंड हमारी अदर करंट लायबिलिटी है, उसमें आ जाएगा। अब अदर करंट लायबिलिटी का टोटल करिए, 70, ये आ जाएगा हमारा 6,84,000। ठीक है, सो अदर करंट लायबिलिटीज आप लिख दीजिए 6,84,000। अब लायबिलिटी में कुछ नहीं बचा है, अब जो बचा है वो सिर्फ बचा है एसेट्स में, और वो है कैश एंड आपकी रिसीवेबल्स। सो ये आप एक नोट आपने बनाना है 10 नंबर, नोट नंबर 10, वो बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे उसमें बैलेंस विद बैंक। डायरेक्ट आप बैलेंस विद बैंक लिख सकते हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने ये दे रखा है 4th नंबर के 56,000 नया बैंक में, जो शेड्यूल बैंक नहीं है। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा विद शेड्यूल बैंक विद अदर बैंक। अदर बैंक का आपका 56,000 हो जाएगा। टोटल आपका है कितना, 4,14,000, तो ये बचेगा 3,58,000। कैश इन एंड ये आपकी 70,000 है, तो ये हो जाएगा 4,84,000। ठीक है, तो आप इसे 4,84,000 कर देंगे। अब देखिए बैलेंस शीट में कुछ और बच रहा है क्या, सिर्फ एक बचा है शॉर्ट टर्म एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस में कोई नोट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिख दें। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने एक एक तो ट्रायल बैलेंस का आइटम ले लिया और एक एक मैंने एडजस्टमेंट कर दिए, 3rd कर दिया, 4th कर दिया, 5th 6th 7 कर दिया, सिर्फ 8 बचा है। तो 8 हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में नोट्स में ही हम लिख देंगे उसे। तो नोट नंबर 11 लिखें आप, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज आप यहां लिखें। ठीक है, एंड कमिटमेंट ब्रैकेट में लिखते हैं टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर। जो जिनका प्रोविजन हो गया वो तो अलग ही बात है ना। तो इसमें फिर आएगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इसमें लिखा जाएगा बिल डिस्काउंटेड, वो कितना है, बट नॉट मैच्योर्ड, 1,60,000। सो आप अब नोट नंबर 11 यहां पर लिखा जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट 1,60,000। चलिए टोटल करें इसका।
इस तरफ का टोटल आ रहा है 17609,000, इस तरफ का भी टोटल आ रहा है 17609,000, ठीक है। तो ये टैली हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझ लीजिए वो आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।